वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसे कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और उस पर आज का लास्ट हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स पढ़े थे, और आज हम एक एग्जांपल जो है वो उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के साथ। ठीक है जी। वो एग्जांपल हमारे पास है मलेरिया की। मलेरिया को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ये कैसे कौन सी चीज़ है जो इसका सबब बनी मलेरिया का, कौन से कॉजेटिव एजेंट थे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के साथ। और हम इसका जो है ट्रांसमिशन का मोड देखेंगे कि ये किस तरह ट्रांसमिट होती है ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में या डिफरेंट एनिमल्स में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम बायोलॉजिकल मेथड को सामने रखते हुए, उसके डिफरेंट स्टेप्स को सामने रखते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो 2000 साल पहले से जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर जो हैं, इसके बारे में जानते हैं मलेरिया के बारे में, लेकिन उनको एग्जैक्ट इसका पता नहीं था ये कैसे इसका सबब क्या है, किस तरह ये जो है ये बीमारी लगती है, या इसका जो है ट्रांसमिट ये कैसे होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। तो इसके बारे में नहीं पता था एंशिएंट टाइम्स में। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो फिर उसके बाद इसकी हमने रिकॉग्नाइज़ कैसे किया, जाना कैसे कि ये मलेरिया है। उसके बारे में हमें पता चला कि ये डिज़ीज़ है जिसमें क्या होता है कि चील्स, सर्दी लगती है और फीवर होता है, बुखार होता है विद रिकरिंग अटैक्स मीन्स कि बार बार आपको जो है वो तलखी सी होती है और आपकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, अटैक्स होते हैं आप पर। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद। इसमें मोस्टली होता है ये कि ब्लड सेल टूट रहे हैं। जब ब्लड सेल टूटते हैं तो बुखार होता है और उसके साथ सर्दी लगती है और वो शिवरिंग अटैक होते हैं, अचानक जैसे बंदा कांप जाता है, इस तरह से अटैक होते हैं। ठीक है जी। ये हमने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये इस तरह की एक बीमारी थी, इस तरह का एक प्रॉब्लम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। फिर रिकॉग्नाइज़ करने के बाद हमने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्वेशन कुछ देखी कि ये डिज़ीज़ जो है ये ज़्यादातर उन इलाके में होती है जहाँ जो कि मार्शी है, गंदे इलाके हैं, जहाँ पर जैसे जोहड़ छप्पर टाइप पानी खड़ा रहता है ज़्यादा देर तक, या फिर लो जो कह लें कि आप जिनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि मोस्टली यहाँ पर हमारे खाना बदोश लोग वो रहते हैं, उनको रहने की उनके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, वहाँ उनमें ये देखी गई कि ये प्रॉब्लम जो है मलेरिया का ज़्यादा उन लोगों में पाया गया। ठीक है जी। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमने हाइपोथेसिस बनाई कुछ कि स्टेगनेंट वाटर जो है, स्टेगनेंट वाटर मीन्स कि गंदा पानी जो खड़ा हुआ गंदे तालाब का पानी है, मार्शिस गंदी जगह का पानी जो है वो पॉइजन करता है एयर को, हवा को गंदा करता है। और उस दौरान जो हवा उधर से आने वाली हवा है, जब हम जिसको हमने बैड एयर का नेम दिया। ठीक है जी। बैड एयर जिसको हमने कहा कि वो जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे सांस के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है और मलेरिया का सबब बनती है। ये हमने हाइपोथेसिस इससे डेवलप कर ली। ठीक है जी। अब ये हमारा उस वक्त के पुराने ज़माने में साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये बैड एयर की वजह से जो है ये बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस बीमारी का, इस डिज़ीज़ का नाम ही मलेरिया रखा। मलेरिया बेसिकली इटालियन वर्ड्स है, इटालियन वर्ड से लिया गया है। मेला मींस बैड एंड एरिया मींस एयर। ठीक है जी। बैड एयर जो है वह मार्शिस एरिया से आती है, गंदे इलाकों से जो गंदी हवा आएगी उसकी वजह से जो बीमारी फैलेगी उसको उन्होंने मलेरिया कह दिया। उसके बाद डिडक्शंस बनाई गई कि अगर तो ये बात है कि ये डार्क वो गंदी जगह से पानी जो है वहाँ से ये हवा उठती है, या फिर डायरेक्टली आप कह लें कि गंदी जगह का पानी पीने से जो है ये बीमारी हो सकती है। तो फिर हमने इस हाइपोथेसिस को देखते हुए डिडक्शंस बनाई, साइंटिस्ट ने डिडक्शंस बनाई कि अगर ये गंदा पानी पीने से, जो मार्शिस गंदी जगह का गंदा पानी पीने से अगर ये बीमारी होती है तो फिर मलेरिया हो जाना चाहिए।
अगर हम किसी बंदे को या कुछ लोगों को वहाँ का पानी पिलाएं तो फिर मलेरिया हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने डिडक्शन में पढ़ा था इफ़ एंड देन यूज़ करते हैं कि अगर हम वहाँ का पानी, गंदे जगह का पानी पिलाएंगे तो फिर ये मलेरिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारी डिडक्शन थी। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करवाया कि कुछ वॉलंटियर्स जो कि रज़ाकार जो ये चाहते थे कि चले बहुत सारे लोग जो है वो इस बीमारी से बच जाएं, हम एक्सपेरिमेंटली अपने आप को पेश करते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर ये गंदी जगह से ही पानी पीने से ये बीमारी फैलती है तो हम ये गंदी जगह से दूर चले जाते हैं, या फिर हम ये गंदी जगह का पानी जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो वॉलंटियर जो रज़ाकार थे उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम ये गंदा पानी पीने को तैयार हैं, ताकि ये पता चल सके एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट करें, पी कर देखें कि पता चल सके ये बीमारी इससे गंदे पानी से फैलती है या नहीं फैलती। ठीक है जी। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ जो है वो लोगों ने, वॉलंटियर्स लोगों ने किया ये। फिर रिज़ल्ट क्या मिला कि दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उससे जो है मलेरिया नहीं फैला, पानी पीने से मलेरिया नहीं फैला, ये रिज़ल्ट हमें मिला। ठीक है जी। ये रिज़ल्ट मिलने के बाद इसका हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। हमने साइंटिस्ट ने ये रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर दिया, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में बताया कि गंदा पानी पीने से ये जो है बीमारी नहीं फैलती, और ये डिफरेंट बुक्स में भी जो है ये बताया गया, जैसे कि आपकी 9th क्लास की बुक में भी है कि ये गंदा पानी पीने से ये जो बीमारी है नहीं फैलती। ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा कह लें कि एक तरह का हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि मार्शीज, गंदी जगह का पानी, गंदा पानी पीने से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, लेकिन उसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारा, तो हमें पता चला कि नहीं, ये हमने हाइपोथेसिस गलत बनाई थी। तो हम अगेन से दोबारा, जब ये इनकरेक्ट साबित होगी, हम दोबारा जो है वापस चले जाएंगे ऑब्जर्वेशंस में। अगेन हम पहले से की हुई ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे और दोबारा से कुछ ज़्यादा जो है वो ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये ऑब्जर्वेशन जो हमने की हैं वो कम है या मज़ीद हमें करने की ज़रूरत है, उससे हम देखेंगे। फिर जो है उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आई कि 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में अमेरिका जब डिस्कवर्ड हुआ था तो वहाँ से प्लांट्स जो हैं वो मंगवाए जाते थे, जिसका नेम प्लांट्स का था क्विना। वो प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में भिजवाए जाते थे। किसके लिए भिजवाए जाते थे? फीवर का इलाज करने के लिए, बुखार का इलाज करने के लिए। वो प्लांट का नेम था क्विना। ठीक है जी। लेकिन ये प्लांट्स जो हैं वो ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती गई, प्लांट्स कम पड़ते गए। फिर वहाँ पर ये कुछ हमारे कह लें कि जैसे आजकल हो रहा है कि लोग जो है वो 2 नंबरी भी करते हैं कामों में, इसी तरह उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे डिसऑनेस्ट, जो कि जिन्होंने ये काम किया। कुछ ताजर ऐसे थे जिन्होंने क्विना दरख्त बेचने की बजाय उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट भेजे जो कि मिलते जुलते थे क्विना से। ठीक है, जिसका नेम था सिनकोना। ठीक है, वो बिल्कुल मिलता जुलता था क्विना से। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये किया कि प्लांट्स तो कम पड़ गए हैं, वो हम बेच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये 2 नंबरी की कि हम उससे मिलते जुलते जो है वो प्लांट्स बेच देते हैं, चलो पैसे ही तो हम कमाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर वो जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शर से नेकी निकाली, शर से जो है वो बुराई से नेकी निकली। तो इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से वो बेईमानी की, तो लेकिन ये अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। तो ये हुआ कि वो सिनकोना की बार्क जो है वो देखा गया कि जब मलेरिया होता है तो वो लोगों को बुखार भी होता है, लेकिन वो बुखार को ठीक करने के लिए जब वो सिनकोना की बार जो है वो क्विना समझकर वो ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ की गई, तो उससे देखा गया कि ये मलेरिया का जो प्रॉब्लम था, मलेरिया की जो डिज़ीज़ थी, ये भी ठीक हो गई। ठीक है, बिकॉज क्यों ठीक हुई? क्योंकि सिनकोना की बार्क जो थी, इसके अंदर इसमें क्या शामिल था? क्यूनीन एक कह लें कि इंग्रेडिएंट है जो कि इस दरख्त की बार्क में, बार्क कहते हैं जो लकड़ी बाहर वाली साइड पे होती है, दरख्त जो स्टेम होता है उसके बाहर वाली खुश्क लकड़ी को बार्क कहते हैं। ठीक है जी, जिसे पंजाबी में सक भी कहते हैं। ठीक है, फिर
ये सारी जो है 17वीं सदी के में उसके बाद 200 साल बाद फिर ये हुआ कि उस दौरान जब ये पता चला कि ये मलेरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं ये बग़ैर इसको समझे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, मलेरिया किस तरह फैल रहा है, किस तरह क्या सबब है मलेरिया का, वो जस्ट इस बीमारी को क्योर करते रहे। बस वो बार के ज़रिए वो मेडिसिन जो है ये क्योर करते रहे इस मलेरिया को। लेकिन 200 साल बाद फिर जो है ये देखा गया, डिफरेंट रिसर्च चलती गई, फिर देखा गया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से फैलती हैं। छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़म है जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं, उनसे फैलती हैं। फिर ये इसको यकीन समझकर, इस पर एतमाद करके तो डिफरेंट जो है साइंटिस्ट ने ये समझा कि हो सकता है ये मलेरिया भी जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से फैलता हो। ठीक है जी। और फिर उस दौरान 1878 में 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, आर्मी का डॉक्टर था, फ्रांस की आर्मी का डॉक्टर था लेवरेन। उसने क्या किया कि कुछ जो मलेरिया के पेशेंट थे उसका जो है ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, देखा तो उसने देखा कि उस ब्लड में टाइनी लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसने बाकी साइंटिस्ट को भी बताया, बाकी डॉक्टर्स को भी बताया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं पॉसिबल। लेकिन फिर इसकी डिस्कवरी के बाद 2 साल बाद जो है 1880 में 1880 में कुछ और जो है फिजिशियन डॉक्टर ने ये अगेन यही देखा कि ब्लड के अंदर जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर वो क्रिएचर्स पाए जाते हैं, स्मॉल जो क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसने भी ये दूसरी दफ़ा पता चल गया। अब अगेन तीसरी दफ़ा ये इसके 1880 से 3 साल बाद 1883 में 1883 में कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो अगेन डॉक्टर ने देखा कि वो क्रिएचर्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं जो कि मलेरिया का पेशेंट हो उसके ब्लड में। ठीक है जी। और फिर उस लिविंग क्रिएचर को, टाइनी लिविंग क्रिएचर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नेम दिया गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है जी। तब जाकर ये उसको ये प्लाज्मोडियम कहा गया कि ये ब्लड जो कि मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहा गया। ठीक है जी। यहाँ से हम अगेन देखते हैं कि ये कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस थी। फिर हमने देखा कि अगेन हमने रिकॉग्नाइज़ किया, दोबारा से हमने ऑलरेडी किया हुआ था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइक ह्यूमन बींग्स को बुखार हो जाता है, फीवर होता है, चिल सर्दी लगती है, उसके बाद फिर रिकरिंग अटैक्स, स्ट्रोक होते हैं, अटैक्स होते हैं ऐसे जैसे कि वो कांप जाता है पेशेंट, तो इस तरह के अटैक्स आते हैं। ये हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ कर चुके थे इस बीमारी के बारे में। ठीक है जी। ये ऑलरेडी हम रिकॉग्नाइज़ कर चुके थे इस बीमारी के बारे में, लेकिन फिर हमने कुछ, हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने कुछ ऑलरेडी मुशाहदात किए हुए थे और मज़ीद हमने ये प्लाज्मोडियम को जानने के बाद मज़ीद हमने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपनी स्टडी में साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में शामिल की। उसमें ये हुआ कि लास्ट 19th सेंचुरी में कुछ जो है वो बेसिक और मेजर 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने रखी गई कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, मींस के गंदी जगह और जो मलेरिया है इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। बेशक वो ताल्लुक़ पानी पीने से नहीं है, लेकिन इनका कोई आपस में ताल्लुक़ है, वो हम बाद में जाकर आगे पढ़ते हैं कि क्या ताल्लुक़ है। नेक्स्ट, क्विनीन इज़ इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनीन जो थी, जो सिनकोना की बार के अंदर जो इंग्रेडिएंट पाया जाता था क्विनीन, वो एक कह लें कि इफ़ेक्टिव जो है मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की गई मलेरिया के इलाज के लिए।
थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो ये देखी गई कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट काज मलेरिया, कि गंदी जगह का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता बल्कि कोई और चीज़ है इसके पीछे जो कि मलेरिया को वहाँ से ट्रांसमिट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि मलेरिया जो है वो मलेरिया का सबब क्या चीज़ बन रही है, ये हम बाद में नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर इसको लेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे हुआ। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये प्लाज्मोडियम जो है जिसको हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर पाए गए, क्या यही मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है या कोई और चीज़ है। अभी हम इसके बारे में, इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मेजर ऑब्जर्वेशन थी, उसमें ये कहा गया प्लाज्मोडियम सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है जी, कि मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम जो है वो स्मॉल टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ओके जी। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए हमने हाइपोथेसिस क्रिएट की, साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस क्रिएट की प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो सबब है, मलेरिया बीमारी का जो सबब है वो क्या है, प्लाज्मोडियम, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने प्लाज्मोडियम कहा। ठीक है जी, इस हाइपोथेसिस को हमने बाकी और भी आप ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम और भी जो है वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सिलेक्ट हमने कर लिया। या फिर हम जैसे लास्ट में हमने कहा था, हाइपोथेसिस हमने बनाया कि मलेरिया जो है जो गंदी जगह का पानी पीने से या गंदी जगह का जो हवा है वो सबब बनती है मलेरिया का। ठीक है, या हम ऊपर देख सकते हैं कि जो मार्शी एरिया है वो जो है गंदी जगह जो है वो वहाँ से जो हवा आती है वो सबब बनती है मलेरिया का। ठीक है, इस तरह की हम हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए बना सकते हैं, 3 से 4 जितनी भी बन जाए। ठीक है जी, स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही सिलेक्ट की, साइंटिस्ट ने आपकी बुक में ये सिर्फ एक ही दी गई है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है जी, अब इसी जो है हाइपोथेसिस को हम आगे लेकर चलेंगे, इसको डिडक्शंस बनाएंगे। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया, जैसे हमने कहा था कि डिडक्शन में हम इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं लॉजिक का। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो सबब है मलेरिया का, फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं जो मलेरिया से बीमार होते हैं उनके ब्लड में मलेरिया होना लाजमी है, सॉरी प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। ठीक है जी, ये हमने डिडक्शन बना दी कि अगर तो मलेरिया जो है, मलेरिया का सबब प्लाज्मोडियम है, फिर जो पेशेंट्स हैं जितने भी मलेरिया से बीमार लोग हैं उनके सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, 100 जो है मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, 100 मलेरियल पेशेंट लिए, उनका ब्लड लिया हमने और उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, देखा कि इसमें प्लाज्मोडियम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट में भी ये बात की थी कि जब भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ हम टैली कर सकें क्या हमारा ये एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जब डायग्नोज करवाते हैं, सपोज़ शुगर लेवल चेक करवाते हैं लेबॉर्ट्री से, तो आपके पास वो टैली करने के लिए चीज़ होनी चाहिए कि आपका शुगर लेवल जो ब्लड का होना चाहिए था उससे कम है या ज़्यादा है, एक नॉर्मल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पर जब हमने एक्सपेरिमेंट करना है 100 मलेरियल पेशेंट का, तो उसमें हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सनस हैं उनमें मलेरियल ये प्लाज्मोडियम तो नहीं पाया जाता, उनका भी हम ब्लड लेंगे ताकि कंट्रोल ग्रुप हम देख सकें कि जो पेशेंट नहीं है उनका ब्लड नॉर्मल है, उसमें ये प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता, लेकिन जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम पाया जाएगा अगर हम एक्सपेरिमेंट हमारा ठीक हुआ, अगर हमारी हाइपोथेसिस ठीक हुई। ठीक है जी, अब कंट्रोल ग्रुप में हमने देखा द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, हमने फिर उसको भी कंट्रोल ग्रुप में देखा और ये भी लिया। ठीक है जी, 100 हेल्दी पर्सन भी लिए जो बीमार नहीं थे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया, जब हमने हेल्दी पर्सन लिए
तो हमारे पास जब रिज़ल्ट आया तो हमने उस रिज़ल्ट को देखा, समराइज़ किया। हमने कहा था कि हम उसको क्वांटिटेटिव भी ले सकते हैं रिज़ल्ट को, जो है क्वांटिटेटिव मींस नंबर्स में, फिगर्स में भी हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम 100 पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से कितने पेशेंट का टेस्ट हमारे पास जो है वो ठीक आया, कितने का जो है वो गलत आया, वो भी हम ये क्वांटिटेटिव हम जो है वो रिज़ल्ट देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट बताएंगे। आलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। हमने आलमोस्ट 100 का टेस्ट किया था और 100 का ही तकरीबन कह लें या 99 का जो है वो उनमें से प्लाज्मोडियम आया। ठीक है जी, ऑलमोस्ट तकरीबन सबका ही जो है वो प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में पाया गया। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जो हेल्दी पर्सनस थे जिनको हमने कंट्रोल ग्रुप के तौर पे यूज़ किया था, उनमें से उनके वो टोटल 100 में से 7% ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन राइज हुआ कि वो तो बिल्कुल ठीक थे, बीमार नहीं थे, हेल्दी पर्सन थे, फिर उनके ब्लड में क्यों ये प्लाज्मोडियम पाया गया? तो फिर उसका आंसर ये मिला कि जब हमने टेस्ट लिया उससे कुछ टाइम पहले जो है उनमें ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उसके अभी सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। वो क्यों नहीं शो हुए थे? उसका आंसर हमारे पास ये है कि प्लाज्मोडियम इन ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब वो उनका ब्लड लिया गया तब प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में शामिल था, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ऐसा पीरियड, ऐसा दुरानिया कि जब प्लाज्मोडियम किसी भी पर्सन के ब्लड में शामिल हो, कोई पैरासाइट जो है वो किसी भी पर्सन के ब्लड में शामिल हो और जो सिम्टम्स ज़ाहिर होने से पहले का जो दुरानिया है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, द पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट के किसी बॉडी में एंटर होने से इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स और पैरासाइट के किसी बॉडी में एंटर होने से पहले के दरमियान का जो पीरियड है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ठीक है जी। फिर इस रिज़ल्ट ने ये बताया, प्रूव डैट हाइपोथेसिस, जो कि हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। इस तरह हमें ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो हाइपोथेसिस है ये हमने बिल्कुल ठीक बनाई है, ये करेक्ट बनाई थी। इसलिए हम दोबारा से ये टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी टेस्ट को हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट जो है वो और हम मज़ीद जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए पर्सन लेंगे जो कि मलेरिया से बीमार हुए थे, या और हेल्दी पर्सन लेंगे, उसमें देखेंगे कि प्लाज्मोडियम नहीं होगा तो ये कंट्रोल ग्रुप के तौर पर। फिर हम इस तरह पहले हमने 100 का किया, फिर मज़ीद हम 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनमें भी देखेंगे कि उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। फिर हम मज़ीद जो है वो 100 का कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर। इस तरह हम एक्सपेरिमेंट जब 3 से 4 मरतबा डिफरेंट साइंटिस्ट करते हैं तो ये हमें प्रूव हो जाता है कि ये जो है हमारी हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट बनी है। इसको हम थ्योरी का नाम देते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा अभी एक प्रॉब्लम मलेरिया से रिलेटेड अभी एक जो है वो प्रॉब्लम क्लियर हुआ है कि क्या सबब बनता है मलेरिया का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है मलेरिया से ही रिलेटेड वो ये है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। मलेरिया जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है, ये सबब तो है मलेरिया का, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, या पर्सन टू पर्सन कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन इसकी क्या है, इसके पीछे कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इसको ट्रांसमिट करता है ह्यूमन बींग्स में या किसी और एनिमल्स में। ठीक है जी, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में नेक्स्ट ये प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा कि ट्रांसमिशन कैसे होती है इस मलेरिया की। ठीक है जी, ये बच्चे आप लोगों ने इसी तरह इसको ऑब्जर्वेशन को करना है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि कोरोना एक हमारे लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अब आप
आपने इस कोरोना को रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये किस तरह की बीमारी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये किस तरह जो है कहाँ से आई, कैसे फैलती है, क्या इसका कॉजेटिव एजेंट है। देन आपने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंटली आपके पास वो मीडिया जो है वो है, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं इसके ऊपर, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिडक्शन आपने हाइपोथेसिस बनानी है, डिडक्शंस बनानी है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली जो मीडिया हमें बता रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने रिज़ल्ट बताना है अपना, और मीन्स के इस कोरोना की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर आपने सारा ये बायोलॉजिकल मेथड जो है वो अप्लाई करके आपने असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करानी है। वो आप लोग पर्सनली जो है वो मुझे नोटबुक पे ये सारी असाइनमेंट बनाकर उसकी पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोगों ने ये मुझे असाइनमेंट बनाकर स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने नोटबुक पर असाइनमेंट्स बनानी है। उसके बाद मुझे ये आप लोगों ने पिक्चर बनाकर ये अपलोड कर देनी है, दिखानी है कि ये इस तरह हमने जो है ये सारी बायोलॉजिकल मेथड के साथ ये प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।